हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज टाइप के। तो मिलते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते, और आप लोग का हालचाल भी लेता रहूँगा इसी में। देखते हैं आपने कितनी प्रिपरेशन किया हुआ है। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन हम देख सकते हैं, स्क्रीन पर दिख रहा है। कह रहा वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होता है आपको ये बताना है। तो वैसे अगर जो देखा जाए तो वक्रता त्रिज्या का मात्रक मीटर में होना चाहिए, बट मीटर क्या, वक्रता त्रिज्या जो होता है एक गोले का मान होता है, उसे सेंटीमीटर में भी रखा जा सकता है, मिलीमीटर में भी रखा जा सकता है। इसलिए इसको ये सभी मान सकते हैं। कुछ किताबों में आपको मीटर दिया होगा, लेकिन यहाँ पे ये अगर जो ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये सभी वाले पे टिक लेने की डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, कह रहा प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ठीक, क्योंकि आपके ओम के नियम में आपने पढ़ा था, क्या पढ़े थे, V बराबर आई आर, और वहीं से आपने R बराबर V बटे आई भी ज्ञात किया था। तो अगर जो हम बात कर ले कि R बराबर V बटे आई, तो यहाँ से देख सकते हैं, एक तो जो हमारा एसआई मात्रक है प्रतिरोध का वो तो ओम है ही, लेकिन एसआई मात्रक के मतलब यहाँ से एक और अगर हम प्रतिरोध का मात्रक निकाल लें तो यहाँ पे वोल्ट प्रति एम्पियर भी हो जाएगा, क्योंकि V विभव है और आई धारा है। तो विभव का मात्रक वोल्ट और धारा का मात्रक एम्पियर, इसलिए दूसरा भी मात्रक इसका होता है क्या चीज, वोल्ट प्रति एम्पियर। और वोल्ट प्रति एम्पियर यहाँ पे है नहीं, वोल्ट मीटर है, वोल्ट ओम मीटर है, कूलाम है, तो इसलिए इसका जो एसआई मात्रक हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ओम। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड का रहा। थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा, कि कह रहा कि एक विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ क्या होता है। तो सबसे बड़ा उपयुक्त पदार्थ कौन सा होगा ये आपको बताना पड़ेगा। तो इसमें जब कभी भी विद्युत चुंबकीय का क्रोड बनाना हो तो मुलायम लोहे का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आप देखे होंगे चुंबक अगर जो कहीं पर भी लगा है तो उसके साथ लोहा ही लगा होता है, लेकिन वो बहुत ही सॉफ्ट लोहा होता है, मुलायम लोहा होता है। इसलिए इसका ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में जो आपका है क्वेश्चन क्या कह रहा, कि यदि विद्युत शक्ति P तथा प्रतिरोध R से व्यक्त होता है तो वैद्युत धारा व्यक्त करेगा क्या। तो देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था, यहाँ पे एक फार्मूला था कि P बराबर, एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे, P बराबर आई स्क्वायर आर। यही फार्मूला हम लोग पढ़े थे वैद्युत शक्ति से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई का पूछा है, विद्युत धारा मतलब आई को पूछा कि आई क्या व्यक्त करेगा, तो हम आर को इधर भेज लेते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि आई बराबर हम पी बटे आर लिख सकते हैं। यस, क्योंकि ये गुणे में आर है तो ये इधर आएगा, बटे में हो जाएगा। लेकिन आई पे स्क्वायर था तो स्क्वायर को यहाँ पे स्क्वायर था, अब इस स्क्वायर को बराबर के जब उधर ले जाएंगे तो ये बदल जाएगा अंडर रूट में। तो अंडर रूट पी बाई आर कौन सा ऑप्शन है, तो अंडर रूट पी बाई आर डी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा, कह रहा यदि नहीं किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः होंगे क्या। दोनों अवतल होंगे, दोनों उत्तल होंगे, अवतल दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें से दोनों अवतल होंगे, इस बात को आप याद रखिएगा। जब यहाँ पे फोकस दूरियां दिया -15 सेंटीमीटर, दोनों के लिए फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर, तो संभवतः दोनों दर्पण और लेंस के लिए जो यहाँ पे मान होगा वो किसका होगा, अवतल का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसकी भाई, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसकी किया जाता है, तो पक्षमाभि द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है भाई, पक्षमाभि के द्वारा किया जाता है। पक्षमाभि कहाँ पाया जाता है जरा कोई बताएगा। जी हाँ, आंख में पाया जाता है और आंख के अंदर होता है, पक्षमाभि पेशियां होती हैं। ठीक है, जो आंखों को हमारे स्थिर बनाए रखती हैं और हमारी आंखों की फोकस
दूरी को भी स्थिर बनाए रखती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो हो गया, कह रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कह रहा कि एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, तो एम्पियर सेकंड को आवेश का मात्रक होता है। कैसे होता है तो जरा हम देख लेते हैं। आवेश के बराबर हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि Q बराबर आई इंटू टी, एक फार्मूला हमने हाई स्कूल में आप लोग को साइंस में पढ़ाया था। Q बराबर आई इंटू टी, Q क्या है, सॉरी Q बराबर आई इंटू टी, Q क्या है आवेश है, I क्या है धारा है और T क्या है समय है। तो जो धारा और समय, धारा का मात्रक एम्पियर और समय का मात्रक सेकंड, तो एम्पियर सेकंड किसका मात्रक हो गया भैया, आवेश का हो गया। तो ये 7 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अभी आपके फिजिक्स के क्वेश्चन थे, 7 क्वेश्चन थे फिजिक्स के, जिसको उपखंड का के द्वारा यहाँ पे बताया गया, बहुविकल्पीय क्वेश्चन। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बताया जा रहा किससे, ये बताया जा रहा हमें हाँ, ये हमको क्या बताया जा रहा, ये बताया जा रहा कि केमिस्ट्री से क्वेश्चन दिया गया है और इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, कह रहा कि पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा कि शून्य पीएच वाला विलयन होता है जिसका पीएच शून्य होता है। शून्य पीएच वाला विलयन क्या होता है, तो शून्य पीएच वाला जो विलयन होता है वो भैया अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। शून्य पीएच वाला विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा। क्यों, क्योंकि देखो आपसे कहा गया है कि जो विलयन पीएच के साथ जो विलयन होता है जीरो का, वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और ऐसे में जो जिस भी विलयन का पीएच मान जीरो होगा, वो उसे ही हम लोग अम्लीय अवस्था में प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, नहीं समझे तो दोबारा समझिए। कह रहा कि शून्य पीएच वाला विलयन होता है किसका होता है, तो उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं, एक मिनट। तो हम लोग आ गए उपखंड, आगे हम लोग उपखंड में, उपखंड खा में क्या दिया गया है देख लेते हैं। उपखंड खा जो हमारे केमिस्ट्री से क्वेश्चंस लिया गया, यानी कि रसायन विज्ञान से लिया गया, इसमें से कितने क्वेश्चन सही जाते हैं इसको जरा हम लोग देखते हैं ध्यान से और समझते हैं क्या चीज़ है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा कि शून्य पीएच वाला विलयन होता है कैसा, तो ये अम्लीय होता है। शून्य पीएच वाला विलयन अत्यधिक अम्लीय होगा, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि शून्य से ही शुरू होता है। ठीक है, तो वहां से वो अम्लीय माना जाता है, इसलिए शून्य पीएच वाला मान क्या होता है भाई, अम्लीय होता है। इस बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। अगर जो जल की कठोरता को हटाना है तो उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे भाई, तो जल की कठोरता को दूर करने के लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट, एक होता है जिसका सोडियम कार्बोनेट जो कि धावन सोडा का सूत्र होता है, धावन सोडा का प्रयोग करते हैं, जिससे जल की कठोरता दूर हो जाती है। ठीक है, अब धावन सोडा का अगर जो अणुसूत्र पूछ ले कोई तो क्या बताओगे, तो धावन सोडा का अणुसूत्र होता है Na2CO3, ये धावन सोडा का सूत्र होता है जिसे हम सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है। इस बात को याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। कह रहा कि निम्न में से किस यौगिक में बॉन्ड COOH का एक क्रियात्मक समूह है। तो जरा हम आप लोग को इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि बॉन्ड COOH किसका क्रियात्मक समूह है या किस क्रियात्मक समूह में आएगा। तो जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिया जैसे ब्यूटेनोन हो गया, ब्यूटेनॉल हो गया, ब्यूटेनल हो गया और ब्यूटेनोइक अम्ल हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग जरा समझ लेते हैं कैसे इसको करेंगे और क्या इसका आएगा। तो देखिए ध्यान से, ब्यूटेनोन ओन जो होता है वो कीटोन का होता है, नहीं CO अगर जो होता वहां पे केवल CO होता तो हम उसको ब्यूटेनोन बता देते।
ठीक, लेकिन ये नहीं है। OH अगर जो होता तो ब्यूटेनॉल बता देते, क्योंकि OH अल्कोहल, अल्कोहल का जो IUPAC नाम में अनुलग्न लगता है वो आल लगता है, और CO में जो लगता है वो ओन लगता है। नल में CHO लगता है, CHO के लिए नल अल होता है, ठीक है। अब ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है COOH में, कार्बोक्सिलिक में इसमें ओइक लगता है, तो इसलिए इसका नाम ब्यूटेनोइक होगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक का ही COOH है, एक क्रियात्मक समूह है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। प्रोपेन का आणविक सूत्र C2H8 है, तो इसमें प्रोपेन का आणविक सूत्र जो है C2H8 है, तो इसमें कितने, अब क्या 10 सहसंयोजक आबंध बनेंगे, 7 असहसंयोजक बंध बनेंगे, 8 सहसंयोजक बंध बनेंगे, या 9 सहसंयोजक बंध बनेंगे? तो इसमें टोटल प्रोपेनोन का आणविक सूत्र में वैसे तो टोटल 10 सहसंयोजक आबंध बनेंगे। क्योंकि प्रोपेन का जो सूत्र होना चाहिए वो C3 होना चाहिए। कार्बन जो होता है C3 होता है और हाइड्रोजन H8 होता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत दिया है। गलत ये दिया चूंकि यहाँ प्रोपेन दे दिया, इसकी वजह से हम यहाँ पे C3H8 लिख दे रहे हैं। नहीं तो ये अगर C2H8 है तो C2 के साथ 8 हाइड्रोजन नहीं लग सकता, ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे वो भी एल्केन या एल्किन एल्काइन किसी में नहीं लग सकता, इस वजह से यहाँ पे C3H8 होना चाहिए। और C3H8 में जो हमारे आबंध होते हैं सहसंयोजक बंध वो 10 होंगे, इसलिए राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। 11 क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया से गैस निकलती है। अगर जो हम जिंक पर क्या कर लें, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करवा दें तो क्या बनेगा? तो भैया यहाँ पे अगर देखो जिंक का अणु सूत्र क्या होता है जरा आप बताएंगे। जिंक का अणु सूत्र होता है Zn, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4। जब इसकी क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? तो बनेगा ZnSO4 और प्लस H2 मतलब हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो ऑप्शन में देख सकते हैं कि H2 ऑप्शन में आपका है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। यानी कि अगर जो हम जिंक चूर्ण को या जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करवाते हैं तो उसमें से जो गैस निकलेगी वो हाइड्रोजन गैस निकलेगी और कोई गैस नहीं निकलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते रहते हैं और ये क्वेश्चन आपके इस टाइप के क्वेश्चंस आपके अधिकतर किस टाइप के सिलेबस में आते हैं? वनडे एग्जाम में अधिकतर आते हैं। तो वनडे एग्जाम्स के में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन देखने में कठिन लग रहा है लेकिन कठिन है नहीं, अभी समझाता हूँ कैसे समझने को। कह रहा है कि निम्न प्रश्न में अभिकथन ए के कथन के बाद कारण आर का कथन दिया जाता है, सही विकल्प चुनना है। अभिकथन ए क्या कह रहा है? कार्बन एकमात्र तत्व है जो बड़ी संख्या में यौगिक बना सकता है। ये तो बात भाई एकदम करेक्ट है, क्योंकि कार्बनिक यौगिक जो चैप्टर होते हैं, बुक होते हैं, उसमें आप देखते हैं कार्बन से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे यौगिक हैं जिसका नाम लेते लेते शायद खत्म ही ना हो, है ना। तो जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, या फिर एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सिन, या फिर एथाइन, प्रोपाइन, ये सब एसिटिलीन, ये सब बने होते हैं ना। तो ये कार्बन से ही बने तो यौगिक बहुत सारे यौगिक हैं, बहुत बड़ी संख्या में इनकी ये बनते हैं, इसलिए कथन ये भी सही है। दूसरा क्या कह रहा? कार्बन चतुर्थ संयोजी और श्रृंखलन का गुण रखता है। हाँ, ये भी सही है। चतुर्थ संयोजी का मतलब कार्बन के पास टोटल 4 बॉन्ड होते हैं। एक कार्बन से टोटल 4 हाइड्रोजन या अदर कोई अणु तत्व जुड़ सकते हैं कार्बन से। इसके अलावा अगर जो जुड़ते हैं तो उस कार्बन से नहीं जुड़ पाएंगे, इसलिए ये याद रखिएगा कार्बन के मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बनते हैं एक कार्बन के। अब वो चाहे इस तरह से बना हो और चाहे आपका कुछ इस तरह से अगर जो बनता है तो देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 बन जाएंगे, तो इस तरह से ही बनेगा। तो दूसरा भी सही है, यानी कि अभिकथन ए भी सही है और कारण आर भी सही है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, 4 ऑप्शन दिया, कौन सा सही? अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है, एकदम करेक्ट है। क्योंकि भाई कारण आर जो है ए के बारे में ही बता रहा है, क्योंकि कार्बन की बात ही की जा रही है।
तो ए वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है, इसी को आप टिक कर लीजिएगा। और बाकी क्वेश्चन दोनों सत्य हैं लेकिन व्याख्या नहीं करता, देखो यहाँ से गलत कर दिया है। यहाँ से कह रहा है ए सत्य है तो आर असत्य, ये भी गलत हो गया। ए असत्य है तो आर सत्य, ये भी गलत है, क्योंकि दोनों सही हैं, इस वजह से ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस। और हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, जो हमारे कुछ क्वेश्चंस दिए गए यहाँ पे बायोलॉजी से, यानी कि खंड उपखंड ग से, उपखंड ग से भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इनको भी हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं थोड़ा सा और जान लेते हैं इनके बारे में भी, और इस बात को हम लोग याद रखेंगे। अगर जो आप बैठे हैं पढ़ने के लिए तो कॉपी और पेन लेके जरूर बैठिए, बहुत मस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त है, आपके एग्जाम में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 अगर जो हम देख लें तो यहाँ पे दिया गया है कि स्त्री में लिंग गुणसूत्र होता है। अब गुणसूत्र की बात क्या आ गया, तो गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, तो वैसे तो होते हैं 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन अगर इन्हें पेयर में देखा जाए, पेयर मतलब जोड़े में, तो ये होते हैं 23 पेयर्स, यानी कि 23 जोड़े पाए जाते हैं, जिसमें से 22 पेयर जो होता है वो गुणसूत्र सब में समान होता है, और जो 23वां होता है, 23वां जो गुणसूत्र होता है वो उसी से हमें पता चलता है कि कौन मेल और कौन फीमेल, यानी कौन स्त्री कौन पुरुष है। तो अगर जो किसी भी ये 23वां गुणसूत्र जो है, ये अगर जो XX है तो स्त्री होगी और XY है तो पुरुष होगा, तो इसमें से स्त्री के लिए पूछा था, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 15। गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, गुर्दा किसको कहते हैं भाई, गुर्दा को कहते हैं किडनी, और किडनी मतलब होता है वृक्क, और वृक्क की जो इकाई होती है, वृक्क जिनसे मिलकर बना होता है उसे विक्राणु कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। जैसे मनुष्य के शरीर की यूनिट क्या है, इकाई क्या है, तो हम लोग कहते हैं कोशिका है। ठीक है, अगर हम कहते तंत्रिका, तंत्र की इकाई क्या है, नर्वस सिस्टम की, तो न्यूरॉन है, तो इसी तरह विक्र की क्या हो जाएगी, विक्राणु हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 16। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें निभाता है, उत्सर्जन में, नहीं ये तो गलत हो गया, श्वसन में, ये सही है, पाचन में गलत है, हीमोग्लोबिन थोड़ी खाना पचाता है, गलत बात है, वो तो हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्टेशन का यानी कि परिवहन का काम करता है ना, वो पचे हुए भोजन से जो पोषक तत्व होते हैं उनको पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। वृद्धि में, ये भी गलत है, हीमोग्लोबिन शरीर को थोड़ी बढ़ाता है, हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ाता है, प्रोटीन उसका कारक होता है वृद्धि के लिए। तो हमारा ये श्वसन के लिए ठीक है, हीमोग्लोबिन श्वसन के लिए क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन, देखो जब हम श्वसन यानी कि सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, इसलिए श्वसन का जो श्वसन ऑप्शन है ये एकदम से करेक्ट हो जाएगा। तो 16 का ऑप्शन 20 करेक्ट है। अब हम बात कर लेते हैं यहां से क्वेश्चन नंबर 17 की। पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं, पुष्प के नर भाग को पुमंग कहते हैं, पुष्प के स्त्री भाग को जायांग कहते हैं, और जायांग के अंदर बीजांड और अंडाशय होते हैं। इनकी जायांग जब देखेंगे तो जायांग के नीचे जाएंगे तो अंडाशय, पुष्पासन पर अंडाशय होता, उसी अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं। तो चूंकि पूछा है पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं, तो पुमंग कहते हैं, इसलिए इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और पुष्प के मादा भाग को पूछा था तो जायांग पे टिक करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। अब भाई देख लो यहाँ पे 46 दिया, हमने अभी शुरुआत में बताया कि 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर जो पेयर में बात करेंगे जोड़े में तो 23 जोड़े होते हैं। एक चीज और हम आपको बता देते हैं, गुणसूत्र का स्ट्रक्चर कैसे होता है। गुणसूत्र का संरचना कुछ ऐसे होता है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये होता है। अब एक गुणसूत्र ये और एक गुणसूत्र ये, तो ये दोनों मिलकर के दो, इसलिए इनको पेयर में बोला जाता है, जोड़ा बोला जाता है। ये गुणसूत्र ऐसे पेयर में पाए जाते हैं, जिससे हम लोग का एच नहीं होता, उसी तरह लगभग होते हैं। तो ये गुणसूत्र का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यानी कि डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 19 में। डीएनए के दो तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं। जो डीएनए के दो तंतु होते हैं वो आपस में किसके द्वारा जुड़ते हैं, क्या आयनिक आबंध है, आयनिक आबंध है, सहसंयोजी आबंध है, पेप्टाइड आबंध है, या हाइड्रोजन आबंध है। तो यहाँ से जो ऑप्शन सही है, डीएनए के तंतुओं को जोड़ने वाले हाइड्रोजन बंध होते हैं, इस बात को आप जानिए।
क्यों? क्योंकि डीएनए के जो बंध होते हैं जिसमें नाइट्रोजन क्षारक एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन होता है, तो जो एडेनिन होता है एडेनिन और थाइमिन से जुड़ा होता है, और जो हमारा गुआनिन होता है वो साइटोसिन से जुड़ा होता है, तो ये हाइड्रोजन आबंध के द्वारा ही जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल होता है? कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग सबसे अधिक अनुकूल होता है? तो वो अनुकूल होता है तना, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कायिक प्रवर्धन जो होता है वो तनों में ही होता है और कहीं नहीं होता है। तो ये रहे आपके 20 क्वेश्चन एमसीक्यू जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। अगर जो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।